नेपाल वर्सेस मंगोलिया एक आप कह सकते हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच के बाद एक और मैच आज हुआ जापान वर्सेस कंबोडिया। और जिस तरीके का कल कहीं ना कहीं हमने मैच प्रीव्यू में प्रेडिक्शन किया था, बिल्कुल वैसा ही कहीं ना कहीं साबित हुआ है। जापान वर्सेस कंबोडिया, उम्मीद थी कि एक काफी अच्छा कॉन्टेस्ट इस मैच में देखने को मिलेगा और बिल्कुल वही हुआ है। जी हाँ, एक लो स्कोरिंग गेम जरूर रहा लेकिन काफी कॉम्पिटिटिव ये गेम जरूर रहा अगर हम देखें लिहाज से। लेकिन जापान इस गेम में ज्यादा मौकों पर डोमिनेट करता हुआ नजर आया था, लेकिन कंबोडिया ने एक बेहतरीन वापसी, 2 बार बेहतरीन वापसी की है। जापान डोमिनेट कर रहा था दोनों बार, लेकिन दोनों बार उनके मुंह से वो खींचकर लेकर गए और उस मैच को बराबरी पर लाकर वो उन्होंने खड़ा कर दिया। किस तरह से चीजें आगे बढ़ी आपको जरूर बताएंगे, लेकिन जिस तरह से उम्मीद थी कि ये मैच थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो सकता है, बिल्कुल वैसा ये मैच हुआ जरूर है। खैर शुरुआत करें एंड सबसे पहले जानना चाहेंगे फेस बाय फेस लड़ाई में आखिर कौन जीता है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं फेस बाय फेस कंपैरिजन की। तो वहां पर अगर हम इसको 2 टुकड़ों में बांट दें, अब 1 से 10 ओवर और 11 से 20 ओवर, 2 फेसेस में हमने से बांटा है। इसमें कंपैरिजन के मामले में कौन 19 या 20 साबित हो? जरूर देखिए, कंबोडिया पहले बल्लेबाजी की और वहीं 1 से 10 ओवर में कंबोडिया ने 62 रन बनाए, रन बॉल आप कहें 60 बॉलों में 62 रन और 5 विकेट यहाँ गंवा दिए। तो शुरुआत तो इतनी बेहतर हुई नहीं, लेकिन उसके बाद 11 से 20 ओवर में जो सेकंड आप कहेंगे 10 ओवर रहे उनके, या डेथ में आ गए, वो डेथ में तो खैर लास्ट में आते हैं। 11 से 20 ओवर में जब आए तब उन्होंने 63 रन जोड़े और 2 विकेट का नुकसान वहाँ टीम को हुआ। तो टीम ने सेकंड हाफ में थोड़ा बेटर प्ले दिखाया, लेकिन रन बॉल ही था, दिक्कत यही थी थोड़ा सा। रन्स थोड़े से और यहाँ होते तो शायद कंबोडिया इस मैच को थोड़ा अपनी तरफ खींच पाता, लेकिन पहली इनिंग में ये मालूम नहीं था। पर 125 पे 7 यहीं तक कंबोडिया पहुंच पाया 20 ओवर खेलने के बाद। बिल्कुल वही हम बात करें जापान के कंपैरिजन से, तो जापान की कंपैरिजन की अगर बात करें तो जापान का जो फर्स्ट फेज था वो था 75 पर 1, यानी कंबोडिया का 62 रन शुरू के 10 ओवर में 5 विकेट इन कंपेयर टू जापान, जहां पर 75 रन और 1 विकेट डोमिनेट उन्होंने किया। और सबसे इंपॉर्टेंटली उनका रन रिकॉर्ड जो रन था वो भी उनसे तेज था, 7.5 के आसपास का चल रहा था। और आप चेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए प्लस पॉइंट जरूर है। लेकिन सेकंड फेज में एक दमदार वापसी यहां पर कंबोडिया ने जरूर की। सेकंड फेज की बात करें, सेकंड फेज में कंबोडिया ने 63 रन 2 विकेट बनाए थे वहीं पर 11 से 20 ओवर के बीच में, लेकिन जापान का यहां पर अगर हम देखें तो 51 रन उन्होंने बनाए और 6 विकेट कहीं ना कहीं उनके गिर गए। और यही वो फेज था जहां पर कंबोडिया ने वापसी करने की कोशिश की है। यानी आप कह सकते हैं कि सेकंड फेज कंबोडिया ने जरूर जीता, लेकिन पहले फेज में यहां पर जापान ने बहुत इतनी ज्यादा रनों की लीड लेनी थी कि चेस करने में एट द एंड वो कहीं ना कहीं फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर गए। लेकिन ये मैच और ज्यादा टर्न लिया किस तरह से, देखिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें एंड बैटिंग कंट्रीब्यूशन कंबोडिया का किस तरह का रहा, क्योंकि हमने देखा कि शुरू में ही 4-5 विकेट एक के बाद एक लगातार कंबोडिया गिरते चले गए। नहीं, जरूर देखिए, ओपनर्स में से एक राम शरण को देखें तो 4 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद वहीं पर एक ओपनर, उसके बाद 1 डाउन के प्लेयर अगर हम उदय हथिंजर, वो भी 0 रन पर आउट हुए हैं। लेकिन ओपनर में लक्षित गुप्ता ने थोड़ा साथ जरूर दिया, 24 रन 33 बॉलों में उन्होंने बनाए। कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से आया एक ओपनर से। और लुकमन बट जो कि बहुत हाईलाइट प्लेयर हैं कंबोडिया के लिए, उन्होंने 17 रन बनाए। बैटिंग से इतना आज कॉन्ट्रीब्यूशन कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना भी टीम ने किया नहीं, बाकी साथियों ने वो इन्होंने करने की कोशिश की। 17 रन इन्होंने बनाए 12 बॉलों में। उसके बाद सीधा नीचे हमें देखने को मिला 6-7वें नंबर पर एटियन ब्रूक्स और शारवन गोदारा। जी हाँ, बिल्कुल इनकी तरफ से ये आया। खासकर गोदारा ने जो पारी खेली है 23 बॉलों में 36 रन उन्होंने बनाया, बहुत तेज। इनकी बदौलत टीम 125 तक पहुंची है, पूरा क्रेडिट इनको जाएगा। और साथ में एटियन ब्रूक्स थोड़ा पार्टनरशिप हुई, लेकिन मोस्टली जो है इन्होंने मारे हैं रन गोदारा ने। लास्ट में 23 4 छक्के भी उसमें शामिल हैं। तेज स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की, खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वरना थोड़ा आउट भी हो सकते थे। ऑब्वियसली आउट भी हो जाते हैं, जैसे एक मार रहे थे उठा कर, तो ये आउट भी हो सकते थे। लेकिन ग्राउंड्स की वजह से थोड़ा सा पावर इतनी थी कि ग्राउंड भी छोटे हैं और पावर भी इतनी थी कि ग्राउंड पार हो जा रहा है, उसी वजह से 125 तक टीम पहुंची। वरना बाकी बैट्समैन ने कसर नहीं छोड़ी थी कि 70-75 रन तक हम ऑल आउट हो जाए। बिल्कुल 0-17-4 और 2 ये है मिडिल ऑर्डर लाइनअप का स्कोर, जो कंबोडिया की तरफ से आज जो मिडिल ऑर्डर में जिनको जिम्मेदारी थी उनका स्कोर ये हाल रहा 0-17-4 और 2, यानी 4 प्लेयर्स ने मिलकर यहाँ पर सिर्फ रन किए 23 रन और 4 विकेट खो दिए। मिडिल ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा रीजन साबित हुआ कंबोडिया इस स्कोर को
वो 140 145 तक या फिर 150 तक नहीं लेके जा पाया। लेकिन वो तो भला हो कि शर्मन गोदारा ने नीचे आकर एक जबरदस्त 30+ की इनिंग खेली, जिसकी वजह से टीम ने 100 भी पार किए और साथ साथ में 125 का एक कम्परेटिव टोटल भी लगाया, जो कहीं ना कहीं बॉलर्स के लिए फिर भी कुछ था कि उस पर लड़ा जा सकता है। वही जापान की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो अगर हम देखें तो वहाँ पर किन्होंने कितने विकेट्स निकाले। जरूर देखिए, रियो थॉमस जो है उन्होंने तो 4 ओवर में 27 रन दिए, विकेट तो नहीं निकाला। इब्राहिम ताकाहाशी ने बॉलिंग अच्छी कराई है, 4 ओवर में 19 रन 1 विकेट निकाला है उन्होंने। लेकिन साथ में रियान ड्रेक रहे हैं, अगर हम बात करें जापान के लिए सबसे बेस्ट बॉलर, अगर हम देखें 4 ओवर में 15 रन 3 विकेट निकाले हैं। तो बॉलर्स का थोड़ा यहाँ कंट्रीब्यूशन अच्छा मिला है जापान को, जिसकी बदौलत जापान ब्रेक लगाने में कामयाब रहा है। ऐसे ही इवेंट्स बॉलर्स की अहम तारीफ ज्यादा होनी चाहिए मेरे हिसाब से आज के मैच में जापान के इन कंपेयर टू बैट्समैन में भी आएंगे, लेकिन बॉलर्स ने जो बांधा वो कमाल करा जरूर। और यहाँ पर खासकर ये 3 बॉलर्स की अगर हम देखें और साथ में और अपने बाकी पार्टनर बॉलर जो है उन्होंने भी, डैक्लिन सुजुकी ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है। लेकिन ये 3 रियो थॉमस है, आपके इब्राहिम ताकाहाशी है और ड्रैक, जी हाँ ड्रैक है, इन तीनों ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई। और जापान इस इवेंट्स पर आकर ऐसे परफॉर्म करेगा, बॉलिंग से कुछ दिखाएगा, शोकेस करेगा, तो बहुत बेहतर है जापान के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो लगभग अगर यहाँ पर किया जाए तो शायद 55 से 60 करीब रन दिए हैं इन तीनों बॉलर ने मिलाकर अपने 12 ओवरों में। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा टाइट बॉलिंग देखने की कोशिश की गई है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग जापान की हुई है, लाइन लाइन बेहतर रहे हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जरूर गए 10 से ऊपर एक्स्ट्रा प्रोग्रेस जरूर धीरे धीरे उस पर सुधरेगा, उस पर सुधार करना होगा, क्योंकि जब आपके सामने यहाँ पर हांगकांग जैसी टीम होगी तो एक एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा भारी पड़ेंगे। तो जापान को ये बॉलर्स की थोड़ा मेक श्योर करना होगा कि जापान जो लगातार क्रिकेट खेल रहा है तो आपसे भी उम्मीदें लगातार बनती रहती है। उसके बाद जब 126 चेस करने के लिए टीम उतरी तो जापान का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम सब जानते हैं। इसने आपको मैच प्रीव्यू में कहा था कि जो उनकी कप्तान है काडो वाको फ्लेमिंग, उनके बाद सबसे ज्यादा रन अगर कोई करते हैं, जो हमने की प्लेयर्स में नाम लिया था वो थे लार्सन लेक। जी हाँ, ये लगातार उनकी रन करते हैं और आज में ये देखने को मिला। टॉप ऑर्डर यानी टॉप 3 बैट्समैन जापान के वो एकदम फ्लॉलेस कहीं ना कहीं खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उनमें से एक विकेट गिरा तो जापान की जो बैटिंग है वो हर बार की तरह, ऐसी नहीं कि पहली बार ये हुआ है कि जापान 70 पे 1 है तो उसके बाद 125 तक 7 हो गए। लेकिन जो जापान को लगातार फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट को, वो जानते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं वो स्कोर्स करने में कामयाब हो नहीं रहे हैं। उनको भी थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। जरूर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें ओपनर्स ने अच्छा साथ दिया, क्या तेज शुरुआत दिलाई, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये सरप्राइजिंग निकला कि एक पार्टनरशिप दोनों मिलकर ऐसी देंगे। लार्सन लेक जरूर काडो वाको फ्लेमिंग के बाद सबसे अच्छे बल्लेबाज है, इसमें कोई दोहराए नहीं है टीम के, लेकिन ऐसी शुरुआत मिलेगी कि ये बोनस था। बिल्कुल सही कहा आपने, इतनी छोटे स्कोर में एक पार्टनरशिप अगर इतनी बड़ी मिल जाए तो टीम का काम आसान हो जाता है, और वो हमने देखा भी इस मैच में दोबारा से। लार्सन लेक ने बहुत बेहतरीन 32 रन बनाए 26 बॉलों में, उसके बाद शिराय ने 23 रन बनाए 26 बॉलों में। पार्टनरशिप अच्छी जा रही थी, लेकिन इसके बाद जब ये छोड़ कर गए तो काडो वाको फ्लेमिंग इकलौते थे जिन्होंने इस पूरी इनिंग को संभाले रखा, वरना इब्राहिम ताकाहाशी हो, विक्टर मायोची हो, सब धराशायी रह गए, आउट होके चले गए। और थोड़ा सा बैटिंग में काम करने की जरूरत है इन दोनों को, खासकर क्योंकि ये दोनों ईएपी में भी इतना नहीं चले थे, वहाँ पर भी ये साथ छोड़ के चले जा रहे हैं। कोशिश करें तो थोड़ा काम करें अपने ऊपर, क्योंकि इवेंट्स पे आ रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ी झलक हमें दिखनी चाहिए कि हाँ आप भी, इनके अलावा भी बाकी कोई प्लेयर्स रन करते हैं। बस। लेकिन काडो वाको फ्लेमिंग ने 35 रन बनाए 23 बॉलों में, और बस पूरी इनिंग को वही लेकर जाते रहे। लास्ट में जरूर एक छोटी सी इनिंग हमें देखने को मिली। बिल्कुल, 8 बॉलों में 12 रन सुजुकी की तरफ से देखने को मिली, जो कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल साबित हुआ, क्योंकि उस वक्त पे जो लगातार विकेट्स गिर रहे थे वहां पर 10-12 रन की इनिंग खेलना अपने आप में काफी बेहतर रहा। इससे इनिंग में एक प्लस पॉइंट मैं आपके सामने जोड़ना चाहूंगा। जो ओपनर है लार्सन लेक जो जापान के, उन्होंने आप बॉल्स देखिए कि उन्होंने अपनी बॉल्स पे भी कितना काम किया है। 26 बॉलों में 32 रन बनाए, उन्होंने बॉलें वेस्ट नहीं की। उसके बाद जब काडो वाको फ्लेमिंग आए, जब उन पे प्रेशर भी था, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पूरा जापान का भी वही हाल रहा जो कंबोडिया का रहा, सेम रहा, बिल्कुल सेम रहा। अगर आप देखें मिडिल ऑर्डर का तो 0-1-6-12-3 ये हाल रहा है, उनका भी लगभग यही हाल था। लेकिन काडो वाको फ्लेमिंग पे प्रेशर था, लगातार विकेट्स गिर रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने 23 बॉलों में 35 रन बनाए। तो ये एक दर्शाता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जब वो बैटिंग करने के लिए आते हैं। और ये ऐसा इस मैच में नहीं, उन्होंने ईएपी रीजनल फाइनल्स में भी इसी तरह की परफॉर्मेंस दी थी। तो काडो वाको फ्लेमिंग एक बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कहीं ना कहीं उनकी निकल रही है, और जिस तरह से वो और ज्यादा मैचेस खेलते रहेंगे बड़ी टीमों के
खिलाफ भी लगातार खेलते रहते हैं, डेफिनेटली वो और ज्यादा नरिश होंगे और हमें बड़े इवेंट्स पे भी और बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े टीमों के खिलाफ भी रन करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल इस मैच चेस को उन्होंने कंप्लीट किया। एंड कंबोडिया के बॉलर्स की तरफ मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से क्या लगता है? 125 पे अच्छा उन्होंने फाइट जरूर देने की कोशिश की, लेकिन एक वक्त पर उन्होंने इस मैच में वापसी भी कराई उन बॉलर्स ने, लेकिन उसके बाद वो मैच हार भी गए। इस पूरे बॉलिंग एनालिसिस को आप कैसे देख रहे हैं? शुरुआत काफी खराब, लेकिन मिड में जबरदस्त वापसी, लेकिन एंड में फिर कहीं ना कहीं वो इस मैच को गंवा बैठे। जरूर देखिए, गुलाम मुर्तजा और लुकमान भट्ट ने थोड़े से रन्स शायद ज़्यादा दे दिए अपने इसमें। अगर हम देखें शायद नहीं, बहुत ज़्यादा। जी हाँ, गुलाम मुर्तजा को देखें 4 ओवर में 37 रन, लुकमान भट्ट को देखें 4 ओवर में 32 रन और एक ही विकेट लिया गुलाम मुर्तजा ने। लेकिन गोदारा ने, शारविन गोदारा ने बिल्कुल संभाले रखा अपने आप को। 4 ओवर में उन्होंने 25 रन 3 विकेट निकाले। विकेट का दिन था। बिल्कुल छोटे टारगेट में अगर आपको डिफेंड करना है तो आपको विकेट्स की जरूरत है, ना कि डॉट बॉल्स की। डॉट बॉल्स तो 50 भी खेल दें तो भी 125 रन आराम से बन सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन विकेट्स अगर गिरते चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन गोदारा ही अकेले ये कर पा रहे थे, बाकी साथी जो बॉलर्स हैं वो इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूट आज कर नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर राम रोशन की अगर हम बात करें तो उन्होंने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट जरूर निकाला। उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर किया, लेकिन सिर्फ 2 बॉलर से काम नहीं बनना था, या फिर 2 बॉलर में से कोई एक बॉलर ऐसा होता है जिन्होंने 5-6 विकेट निकाले डे के ऊपर होता है। लेकिन क्लियरली आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जापान के 3 बॉलरों ने 12 ओवर में लगभग 55 रन करीब दिए और 3 करीब विकेट भी निकाले। और यहाँ पर सिर्फ 8 ओवरों में 2 बॉलरों ने इनके लगभग 70 रन के आसपास निकाले। कहानी यही बता रही है, आपने पहले तो 125 रन लगाए, उसके बाद इतने रन लुटा दिए, फिर तो कुछ मैच में बचता नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहना होगा कि कंबोडिया की जो बैटिंग रही है वो आज काफी ज्यादा खराब रही है, खासकर जो मिडिल ऑर्डर रहा है और ओपनर्स में भी कुछ खास रन निकले नहीं है। उनका टॉप ऑर्डर पूरा मिडिल ऑर्डर रहा है, वहां पर अगर 15-20 रन और इस मैच में वो बनाने में कामयाब होते तो डेफिनेटली इस मैच को और डाउन जाते हुए देखते और शायद कंबोडिया इस मैच को जीतने में कामयाब होता। लेकिन फिर भी शायद लग रहा है क्योंकि लेकिन और ये डीप जरूर जाता है, बॉल है जापान के पास काफी थी। एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा मलेशिया के बारे में। डेफिनेटली मलेशिया इस साउथ ईस्ट एशियन गेम्स में जब वो गोल्ड मेडल हार गए थे कंबोडिया के खिलाफ 141 रन चेज नहीं कर पाए, तब कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीजें कही थी कि बहुत शिकायतें की थी कि वहां से प्लेयर लाए, वहां से प्लेयर लाए, चीटिंग नहीं है वगैरह वगैरह। तो डेफिनेटली मलेशिया से एक चीज कहना चाहेंगे, जापान ने आपके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट कर दिया। आप देखिए जापान ने उसी कंबोडिया टीम, अगर आप में से कोई सोच रहा है कि नहीं वो अलग टीम थी, अलग प्लेइंग 11, बिल्कुल नहीं। उठाकर देखिए ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम प्लेइंग 11 है जो मलेशिया के खिलाफ खेली थी गोल्ड मेडल मैच में। और यहाँ पर देखिए जापान ने क्या शानदार तरीके से किया। मलेशिया आप खराब खेले थे उस मैच में, वो एक्सेप्ट करिए कि आपको सिल्वर लेकर आना पड़ा, तो ये उल्टे सीधे बहाने बनाकर कोई फायदा होता नहीं है। तो एट द एंड जापान ने कहीं ना कहीं दिखाया मलेशिया को कि कंबोडिया को ऐसे हराना था उनके फर्स्ट एनकाउंटर में। वेल डन जापान। बस थोड़ी सी और उम्मीद करेंगे कि पिछली बार कुछ और बैट्समैन की तरफ से भी हमें स्कोर देखने को मिले बजाय लार्सन लेक और कार्डोवाको फ्लेमिंग के, जो ऑब्वियस सी बात है कि रन्स करते ही है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। नेपाल वर्सेस मंगोलिया सुबह मैच हुआ है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच रहा, उसके एनालिसिस में डाल दी गई है, जाकर जो आपने मिस आउट किया जाकर जरूर सुनिए। फिलहाल इस वीडियो में